हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीएससी कंपटीशन सेंटर। फिर बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा 2023 के लिए हम लोग क्राउन पब्लिकेशन का सेट नंबर आज 13 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पूर्व हम लोग देखते हैं 1 से लेकर के और 12 तक जो सेट है उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही प्ले लिस्ट में जाकर के इस सारे सेट को आप लगा सकते हैं 1 से 12 तक वाला। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 13 को। फ्रेंड्स, ये रहा सेट नंबर 13। यहाँ पर देख पा रहे होंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की कार्य प्रणाली के अंतर्गत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ये पूछ रहा है किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन होता है भारत में, ये पूछा जा रहा है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अनुच्छेद 368 के तहत आपको भारतीय संविधान में आपको संशोधन की प्रक्रिया होती है। यह आपको भाग कितना में फिर सबको आता है, तो भाग आपको 20 में अंतर्गत आता है। ये भी आपको ध्यान रखें, भाग 20 और अनुच्छेद 368 के तहत यह होता है, जिसमें आपको संसद के 2/3 के बहुमत द्वारा संशोधन के द्वारा कोई भी संशोधन संभव हो पाता है। ये भी आपको ध्यान में होगा। आइए शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे, निम्नलिखित तुगलकी राजवंशों के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे। ये पूछ रहा है फ्रेंड, चांदी के सिक्के के स्थान पर आपको तांबे के सिक्के चलाए थे, यह किस सुल्तान के द्वारा किया गया था, किस तुगलकी सुल्तान के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर होगा फिर बी, अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाया गया था। हालांकि यह आपको सांकेतिक मुद्रा इसे कह सकते हैं, जो आगे चल करके यह आपको सफल नहीं रह पाया, क्योंकि इसका जो डिजाइन बनाया गया था इतने साधारण बनाए गए थे। यह चांदी के सिक्के के जो आपको तांबे के चलाए गए थे, तो तांबे के सिक्के इतने साधारण थे कि आम जनता भी इसे बना लिया और इस कारण से यह आपको जो आदेश था यह पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है। संगमरमर चट्टानों के किस श्रेणी से में आते हैं, ये पूछा जाए फ्रेंड, तलछटी है या आग्नेय है या कायांतरित है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी, यह कायांतरित चट्टानों के श्रेणी में आता है संगमरमर की चट्टानें। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया चूना पत्थर से याद होगा फिर सब, अर्थात चूना पत्थर जो होता है वह आपको उस चूना पत्थर वहीं आपको कन्वर्ट हो जाता है किसमें, तो यह आपको संगमरमर में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों के पास में पास्कल के नियम का ज्ञात होना जरूरी होता है। कौन सा खेल में फ्रेंड्स आपको खिलाड़ी के पास में पास्कल का नियम जानना जरूरी होता है, किस खेल में। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात स्कूबा ड्राइविंग में खिलाड़ी को पास्कल का नियम का जानना जरूरी होता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया फ्रेंड्स, आपको 1564 ईस्वी में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए आपको कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स किस। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात रानी दुर्गावती का आपको मृत्यु हो गई थी अपने गढ़ की रक्षा करते हुए। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको रानी के रूप में आपको अपने गढ़ की, अर्थात दुर्गावती ने 1550 से लेकर के 1564 ईस्वी तक इसने अपना गोंडवाना के जो महारानी है वह उस रूप में अपना रही थी। उसके बाद में 24 जून आपको 1564 को याद होगा फ्रेंड्स, आपको 24 जून आपको फ्रेंड्स को 24 लिख लेते हैं यहाँ पे। 24 जून 1564 ईस्वी को इसने मुगलों के खिलाफ लड़ाई की, जिसमें इसकी पराजय की संभावना थी। उसी में इनकी मृत्यु हो जाती है और यह अपने गढ़ की रक्षा करते हुए शहादत को प्राप्त की थी। इस तरह से इनके शहादत को आज भी याद किया जाता है। रानी दुर्गावती थी। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिव्या महाबलीपुरम स्थित आपको एकाश्मीय शैली मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। एकाश्मीय शैली से निर्मित मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है, ये पूछ रहा है पूरे फ्रेंड्स, जो कि महाबलीपुरम में स्थित है। तो इसे हम लोग फ्रेंड्स रथ के नाम से जानते हैं। ए फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, ये बताना है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे अवस्थित है, तो यह जानते होंगे फ्रेंड्स आपको तमिलनाडु, सॉरी फ्रेंड्स आपको प्रशांत महासागर में अवस्थित है। से ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेट बैरियर आपको
आपको रीफ की बात की जाए फ्रेंड्स तो यह आपको विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति तंत्र भी है, ये भी आपको याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति तंत्र है। इसका निर्माण जो है 2300 फ्रेंड्स आपको 2300 किलोमीटर में यह निर्माण है। जो लगभग अगर बात की जाए फ्रेंड्स आपको क्षेत्रफल की बात की जाए फ्रेंड्स आपको तो यह 3,44,400 वर्ग किलोमीटर के से अधिक क्षेत्रों में यह फैला हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। यह आपको प्रशांत महासागर का ग्रेट बैरियर रीफ की बात हम कर रहे हैं फ्रेंड्स आपको। इस तरह से फ्रेंड्स आपको इसमें 2900 विशिष्ट प्रवाल की संख्या है। 2900 आपको फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखेंगे 2900 जो है आपको विशिष्ट प्रवाल है और 900 इसमें द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं इसमें? 9 सभी द्वीप है। सभी को आपको ध्यान रखें, सभी आंकड़े इसी से संबंधित है, ग्रेट बैरियर रीफ से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिए गए फ्रेंड्स आपको रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, ये बताना है। तो जानते हैं फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर आपको सी चंद्रगुप्त द्वितीय ने आपको रजत सिक्के जारी करने वाला आपको गुप्त शासक था। किस उपलक्ष्य में किया था? तो इसने शक को हराया था फ्रेंड्स, शक को हराया था। उसी के उपलक्ष्य में इसने आपको विजय के को अपने आप को दिखाने के लिए तो इसने आपको महाबलीपुरम का भी फ्रेंड्स इसने अब विक्रमादित्य का भी उपाधि धारण कर लिया और साथ ही साथ अपने इसने चांदी के सिक्के भी चलवाए थे। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखेंगे। इसके द्वारा जारी किए जो सिक्के थे वह आपको 32 ग्रेन के बराबर थे, ये भी आपको ध्यान रखिएगा, चांदी के जो सिक्के थे। आगे दिया हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था, ये बताना है। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो जानते हैं ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1576 में हुआ था। 18 जून याद रखेंगे, 18 जून और 1500 आपको 1500 कितना तो 76 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था ये भी पूछा जाता है फ्रेंड। तो जानते होगा फ्रेंड्स को एक तरफ से आपको मानसी था और आसफ खां था जो मुगल की तरफ से लड़ने वाला था। साथ ही साथ आपको दूसरी तरफ से महाराणा प्रताप थे। हालांकि इसमें महाराणा प्रताप की हार हो गई थी, फिर भी आपको यह काफ़ी इम्पोर्टेंट आपको युद्ध है परीक्षा के दृष्टिकोण से। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था, ये पूछा रहा फ्रेंड। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो जानते हैं फ्रेंड्स को इसका मूल नाम जो है लक्षण देव था। बंदा बहादुर का आपको मूल नाम बात की जाए फ्रेंड्स तो इन्होंने आपको खालसा जो है अजय जो आपको मुगल सम्राट था उसको इन्होंने पराजित किया था, जो उस समय काफ़ी आपको सैनिक से संपन्न था, उसको इन्होंने पराजित किया था। और साथ ही साथ इन्हें जो अपनी राजधानी के रूप में लोहगढ़ में अपना खालसा राज की नींव रखी थी, ये भी आपको ध्यान रखिएगा बंदा बहादुर के बारे में। नेक्स्ट आपको दिया हुआ भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? 1613 ईस्वी में बोल रेफरेंस, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो जानते हैं फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर आपको डी सूरत में स्थापित किया था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स आपको अंग्रेजों ने 1626 ईस्वी में आपको फ्रेंड्स अंग्रेजों ने अमरा गाँव में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। और 1633 ईस्वी में इसने आपको फ्रेंड्स उड़ीसा के पास में हरिहरपुर और बालासोर में भी फैक्ट्री को स्थापित किया था 1633 में, इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदत्त मार्तंड जो 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था, कहाँ से प्रकाशित हुआ ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। कहाँ से प्रकाशित हुआ था यह समाचार पत्र? तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यह कलकत्ता से प्रारंभ हुआ था। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए फ्रेंड्स इसके कौन संपादक कौन थे ये भी पूछता है फ्रेंड, तो इसको राइट फ्रेंड्स ऑप्शन आपको यहाँ नहीं है। आपको संपादक जो थे जुगुल किशोर शुक्ल थे, ये भी आपको ध्यान रखेंगे। यह कैसी आपको पत्रिका थी? तो यह एक तरह से पत्रिका था, साप्ताहिक पत्रिका थी उदत्त मार्तंड। हालांकि समाचार पत्र के रूप में था लेकिन वास्तव में यह आपको साप्ताहिक पत्र हुआ करता था। इस तरह से ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिए फ्रेंड्स यहाँ पर मुजफ्फरपुर बम कांड जो 1908 ईस्वी का संबंध इनमें से किसके साथ था ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात प्रफुल्ल चाकी के साथ संबंध था। याद होगा फ्रेंड्स आपको 1908 ईस्वी में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने आपको मुजफ्फरपुर में एक जो न्यायाधीश थे किंग्सफोर्ड उसको मारने का प्रयास किया था। हालांकि उस बम कांड में यह बच गया था, अर्थात किंग्सफोर्ड बच गया था, किंतु 2 आदमी मिस्टर केनेरी और उसकी पुत्री जो है मारे गए थे। इस तरह से इसका संबंध जो है प्रफुल्ल चाकी और इससे दूसरा हो गया आपको
खुदीराम बोस से है। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था इस डर के मारे अंग्रेज़ के, और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी इसी के बम कांड के बाद में। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, इनमें से कौन जो है बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। राजेंद्र प्रसाद दिए हुआ है, सी.आर. दास दिए हुए है, मोतीलाल नेहरू और भगत सिंह दिए हुआ है। तो राजेंद्र प्रसाद जो थे आपको किसान आंदोलन जो 1917 में हुआ था फ्रेंड्स, आपको चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते होंगे फ्रेंड्स आपको, उसके के तहत आपको यह जुड़े हुए थे राजेंद्र प्रसाद, जो कि इनके सहयोगी के रूप में अर्थात गांधी जी के सहयोगी के रूप में साथ आए हुए थे। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद यह किसान आंदोलन से के साथ जुड़े हुए थे। अगला पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला आपको धारवाड़ भू स्तरीय संरचना या रचना वाला नहीं है, उसका चयन करना है। कौन सा आपको जिला है जो धारवाड़ भू स्तरीय रचना के वाला नहीं है, ये बताना है। धारवाड़ चट्टानों से नहीं बना हुआ है, ऐसा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर रोहतास जो जिला है यह धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है। रोहतास जो है यह वास्तव में बिंद वाला जो है, बिंद चट्टानों से निर्मित यह आपको जो स्थान है बिहार का। दो आपको जिला याद होगा फिर सबको, एक में रोहतास और दूसरा कैमूर। फिर सबको कैमूर जो है यह दोनों जो आता है यह आपको बिंद चट्टानी से निर्मित आपको स्थल वाला भाग है। बाकी जो दिए गए हैं मुंगेर है, जमुई है, नवादा दिए हुआ है। इसके अलावा आपको बांका है, गया है, नालंदा है, ये सभी जो है आपको धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला आपको जिला है, ये आपको याद रखेंगे। तो यहाँ आपको फ्रेंड्स आपका राइट आंसर बस ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर होगा। यह आपको धारवाड़ वाला नहीं है। धारवाड़ में रोहतास बताए हैं और कैमूर बताए हैं दोनों, हालांकि कैमूर नहीं दिया हुआ है, फिर भी जानना जरूरी है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम जो है मैदान में है को चिन्हित करना है। किस नदी का उद्गम जो है वह आपको मैदानी क्षेत्र से हुआ है, दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सोन नदी का दिया गया है, सोन की बात कीजिए फिर तो यह अमरकंटक मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ का सीमा के पास जुड़ता है। अर्थात अमरकंटक का जो है अब आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाला ये जो सीमा है वहाँ से यह निकला हुआ है, तो यह आपको पहाड़ी वाला भाग हो गया, इसलिए आपको राइट आंसर इसका नहीं हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपको सरदा और अथवा सरयू की बात किया गया है फ्रेंड्स। तो सरदा और सरयू का जो अगर उद्गम स्थल की बात की जाए तो यह आपको मापचा चुंग हिमनद में है, जो कि तिब्बत में है, यह भी आपको नहीं हो जाएगा, यह भी आपको पहाड़ी इलाका से निकलता है। गोमती की बात की जाए फ्रेंड्स तो यहाँ आपको फुलहर झील जो पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है, यह आपको कह सकते हैं मैदानी भाग हो जाएगा। तो सी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। अर्थात गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो जिसका आपको उद्गम मैदान में हुआ है, मैदानी इलाका से हुआ है, तो वह कौन हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोमती हो जाएगा, जो आपको उत्तर प्रदेश से निकले हुआ है। ये आपको ध्यान में रखेगा। कौन सा झील से, तो फुलहर झील से निकला हुआ है जो पीलीभीत के पास अवस्थित है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। इसका भी जान लीजिए फिर से आपको रामगंगा का जो है उद्गम स्थल कहाँ है, तो यह आपको कमाऊं हिमालय उत्तराखंड में अवस्थित है, जो पहाड़ी इलाका में है। तो तीनों जो है पहाड़ी इलाका से निकला हुआ नदी है, सोन हो चाहे आपको सरदा अथवा सरयू नदी की बात की जाए, चाहे आपको रामगंगा, तीनों आपको पहाड़ी जबकि मैदानी से गोमती हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अलमाटी बांध किस नदी पर अवस्थित है, ये बताना है। अलमाटी बांध किस नदी पर है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात कृष्ण नदी पर अवस्थित है। यह बांध की बात कीजिए फ्रेंड्स तो कर्नाटक के बीजापुर जिले के अलमाटी नामक स्थान पर है, इसलिए इसे अलमाटी बांध के नाम से भी जानते हैं। कृष्ण नदी पर यह निर्मित है। कब बन के तैयार हुआ ये भी पूछता है, तो आपको निर्माण में तो 2006 को फ्रेंड्स आपको याद रखेंगे, 2006 को, या इसे हम लोग लाल बहादुर शास्त्री डैम के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, ग्रंथ आपको पुरस्कार योजना के तहत डॉक्टर आपको ग्रियर्सन दिए हुए हैं फ्रेंड्स, आपको देख लेंगे। ग्रियर्सन दिए हुआ पुरस्कार किस क्षेत्र से में दिया जाता है ये बताना है, जो कि ग्रंथ पुरस्कार योजना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात मैथिली और मगध के पुस्तकों के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बफर स्टॉक फाइनेंसिंग सुविधा प्रदान करता है। बफर स्टॉक फाइनेंसिंग सुविधा कौन देता है ये बताना है फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। IMF जो है आपको यह संगठन है जो आपको बफर स्टॉक फाइनेंसिंग सुविधा प्रदान करता है, सब से अधिक धन दे सकता है।
सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। IMF अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, जिसको हिंदी में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम जानते हैं। इसकी स्थापना की बात की जाए फ्रेंड्स तो यह आपको 1945 में इसकी स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है तो यह वाशिंगटन DC में है, जो आपको कहाँ पे है तो अमेरिका में अवस्थित है, वाशिंगटन DC। इसका याद रखेंगे फ्रेंड्स, आपको सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है तो लोक लेखा समिति दी हुआ है, लोक उपक्रम समिति दी हुआ है, प्रकलन समिति दी हुआ है और आपको याचिका समिति दी हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात प्रकलन समिति जो है सबसे बड़ी समिति है। इसमें सदस्यों की संख्या की बात की जाए फ्रेंड्स आपको यह 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य जो होते हैं वो आपको लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं और सबसे बड़ा समिति आपको इसलिए है कि इसमें सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है, 30 सदस्य हैं। जबकि बात की जाए फ्रेंड्स आपको लोक लेखा समिति में, तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं तो 22 सदस्य होते हैं, ये आपको ध्यान में रखेंगे, जिसमें 15 सदस्य जो होते हैं लोकसभा के और 7 सदस्य जो होते हैं वह राज्यसभा के होते हैं। इसलिए यह थोड़ा सा प्रकलन समिति से छोटा सदस्य समिति हो गया। उसके अलावा अगर बात की जाए फ्रेंड्स आपको अन्य समिति की बात की जाए फ्रेंड्स तो यह आपको याचिका समिति है। याचिका समिति वास्तव में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दिया हुआ है, यह आपको संसद के दोनों सदनों द्वारा गठित एक समिति होती है जो आपको जांच समिति के काम करता है। इसमें भी आपको देखा जाए तो 15 सदस्य जो होते हैं वह आपको लोकसभा से और 10 सदस्य जो होते हैं वह आपको राज्यसभा से होते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स सबसे बड़ा आपका प्रकलन समिति है, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं होता है। नहीं होता है उसका चयन करना है, जो पदेन नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात भारतीय विधि आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह आपको पदेन इसका सदस्य नहीं होते हैं, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से अगर देखा जाए फिर सबको तो चार जो सदस्य होते हैं, चार पदेन सदस्य नहीं निम्न होते हैं। इसमें और देखा जाए तो इसमें अर्थात बाकी जो अन्य दिए गए हैं, चाहे वह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग हो, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग हो, राष्ट्रीय महिला आयोग हो, इसके आपको पदेन सदस्य होते हैं, इनका नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको दिया है विश्व आपको पोलियो दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है, ये बताना है। विश्व पोलियो दिवस की बात की जा रही है फ्रेंड्स, किस दिन को मनाया जाता है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। यह दिन पोलियो को टीका की जो खोज करने वाले महान वैज्ञानिक थे जोनास साल्क, उन्हीं को समर्पित है। उन्हीं के आपको जन्म उत्सव के या जन्मदिन के अवसर पर इसे मनाते हैं 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस, ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है विश्व PM विश्वकर्मा योजना के आवेदन करने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है तो 18 से अधिक होने चाहिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने का प्रस्ताव रखा गया है, यह किस जिले में खुलेगा ये पूछ रहा है फ्रेंड। बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात भोजपुर पे खोलने का प्रस्ताव रखा गया है। यहाँ इसका जो भोजपुर जिला के आपको मुख्यालय आरा में जो है स्थित आपको वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में आपको पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने का प्रस्ताव आपको राजभवन को भेजा गया है, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दें निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मांग का नियम असफल हो जाता है, ये बताना है। किस परिस्थिति में मांग का नियम फेल हो जाता है या असफल हो जाता है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात निम्न स्तरीय वस्तु अगर रहता है तो उस स्थिति में मांग का नियम असफल हो जाता है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से किस या किन अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता है, वो बताना है। किस अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जाता है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात अनुच्छेद 20 और 21 को आपको ये आपातकाल के दौरान इसको स्थगित नहीं किया जा सकता है, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया फ्रेंड्स आपको लॉर्ड कर्नवालिस खाली स्थान के लिए जाना जाता है, किस लिए जाता है लॉर्ड कर्नवालिस तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बंगाल की अस्थायी राजस्व व्यवस्था करने के लिए इन्हें जाना जाता है। अस्थायी बंदोबस्ती के रूप में इन्हें जाना जाता है। भूमि की
आपको तो कितना आप कितना में किए थे, तो 1793 में अस्थाई बंदोबस्ती किए थे बंगाल में। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आपको 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य सीमा रेखा है, ये बताना है। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य की सीमा रेखा है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के जो बीच का आपको सीमा रेखा को नाम को हम लोग 49वीं समांतर रेखा के नाम से जानते हैं। 38वीं भी पूछता है फ्रेंड्स, आपको याद होगा। तो 38वीं किसके बीच में है, तो याद रखेंगे उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का, ये काफ़ी पूछा जाता है। 38वीं से आपको आगे बढ़ते हैं। ला नीना प्रशांत महासागर पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है। ला नीना प्रशांत महासागर पर किस प्रकार के से प्रभाव डालती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात जल का तापमान कम कर देती है। लाल नीना बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया फ्रेंड्स, आपको निम्नलिखित में से मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था। वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। अर्थात मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था, जिसने अपने स्वामी अर्थात मोहम्मद गोरी के बाद में आपको दिल्ली का सुल्तान बना। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसने 1206 से लेकर के फ्रेंड्स 1290 तक इसने शासन किया, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद राजवंशों ने। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है मुख्य समुद्र से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह से अलग किए गए समुद्र जल के विस्तार को क्या कहते हैं, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसे लैंगूर के नाम से जाना जाता है, जो आपको मुख्य समुद्र से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह से अलग किए हुए समुद्र का एक भाग होता है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखा है नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, ये बताना है। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पाली अनुसंधान संस्थान के लिए आपको विख्यात है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ऑप्शन नंबर इसका फ्रेंड्स बी, अर्थात अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की अपने राजगद्दी करने के लिए राज लेने के लिए। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसने फ्रेंड्स आपको 32 वर्ष की उम्र में अपने पिता की हत्या करके और वह स्वयं अपने आप को राजा शासक बन गया। यह आपको हर्यक वंश का संस्थापक जो था आपको बिंबिसार, उसकी हत्या किया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10 कुमार चरित्र किसने लिखा है, ये बताना है। 10 कुमार रचित किसने लिखा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात दांडी ने लिखा है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी, ये पूछा जा रहा है फिर। तो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। नहीं का चयन करना, सही सुमेलित कौन नहीं है। तो हेक्टर मुनरो का संबंध बक्सर युद्ध से था, यह आपको सही है फ्रेंड्स। आपको मिलान सही है। बक्सर युद्ध जो है 1764 में लगा था, ये भी याद रखेंगे फ्रेंड्स। आपको 1700 कितना में, तो 64 ईस्वी में, इसको लिखते चलते हैं 1764 में फ्रेंड्स। आपको दूसरा दिया हुआ है लॉर्ड हेस्टिंगस का संबंध आपको आंग्ल नेपाल युद्ध से है, ये भी आपको सही है। अगर आंग्ल नेपाल के युद्ध की बात की जाए तो 1814 से लेकर के 1816 तक फ्रेंड्स। आपको 1814 से लेकर के 1816 तक इससे लड़ा गया था। 16 में इसने आकर समझौता कर दिया, सुगौली समझौता, ये भी याद रखेंगे, जिसके तहत आपको आज भी बॉर्डर खुले हुए हैं। सुगौली समझौता के तहत इसने समझौता कर लिया था। इसका संबंध जो है लॉर्ड हेस्टिंगस से है। और तीसरा दिया लॉर्ड वेलेस्ली का संबंध चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से है, जो कि 1799 में लड़ा गया था। 1799 ईस्वी में लड़ा था, ये भी आपको मिलान सही है।
लॉर्ड कॉर्नवालिस जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है, यह मिलान सही नहीं है। अर्थात तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था यह आपको लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था। 1817 से लेकर के फ्रेंड्स 17 और 18 के बीच में हुआ था। यह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? लॉर्ड हेस्टिंग्स से। यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस दिया हुआ जो कि मिलान सही नहीं है, इसलिए आपको डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे, उसको बताना किस आंदोलन से संबंधित नहीं थे। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको इस समय अर्थात बात की जाए फ्रेंड्स स्वदेशी आंदोलन के समय में, तो इस समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे। इस स्वदेशी आंदोलन 1905 से लेकर के 11 तक चला हुआ था, याद होगा। जबकि गांधी जी जो आए हुए थे तो वह 9 जनवरी 1915 को आए थे। 9 जनवरी 1915 को यह भारत आए थे। कहाँ से? तो दक्षिण अफ्रीका से। इसलिए स्वदेशी आंदोलन से संबंधित गांधी जी नहीं थे। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है, उसको आपको चयन करना है। कौन एक सुमेलित है? तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यहाँ पर रफीक जकारिया जो है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया से संबंधित है। इन्हीं की आकृति है, बाकी जो दिया गया वह सही नहीं है। यही आपको सुमेलित है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है केरल का जो है कुट्टानाडा या आपको कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। किस लिए आपको यह प्रसिद्ध है कुट्टानाडु? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, भारत का निम्नतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है मात्र 1 से लेकर के 3 मीटर ही उसका ऊंचाई है, इसलिए सबसे यह कम न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, उसका चयन करना है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी, कानपुर जो है आपको गंगा नदी के किनारे नहीं है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, कानपुर जो यहाँ पे बता रहा है, कानपुर फ्रेंड्स वास्तव में गंगा नदी के दक्षिण बिंदु पर अवस्थित है। यह कानपुर नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पे उत्तरकाशी होना चाहिए। उत्तरकाशी जो है यह भागीरथी नदी के या पर अवस्थित है। भागीरथी वास्तव में गंगा नदी की सहायक नदी है, लेकिन वह आपको देव प्रयाग के बाद में आपको अलकनंदा से मिलकर गंगा बनती है। लेकिन यह आपको उत्तरकाशी की बात की जाए तो यह आपको भागीरथी नदी पर अवस्थित है, इसलिए सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। कानपुर तो ऑलरेडी दक्षिण भाग पे अवस्थित है, ये है आपको गंगा नदी के, इसलिए डी नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरकाशी होगा जो कि भागीरथी नदी पर अवस्थित है। बाकी जो 3 दिए गए हैं यह आपको गंगा नदी के किनारे अवस्थित जिले हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत को 2/3 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है ये बताना है। तो राइट पर ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक से आपको 2/3 रेशम प्राप्त होते हैं। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बिहार के किस जिले में दलदली मिट्टी है। दलदली मिट्टी कहाँ मिलती है बिहार में? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, किशनगंज में मिलता है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है स्टेडियम और शहर का कौन सा मिलान गलत है। स्टेडियम नाम दिया हुआ है, दूसरा शहर दिया हुआ है, कौन सा मिलान गलत है ये बताना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फर्स्ट में दिया हुआ है खुदीराम बोस स्टेडियम मुजफ्फरपुर में, यह सही है। जगजीवन राम स्टेडियम खगौल में, ये भी आपको सही है। इंदिरा गांधी आपको स्टेडियम जो दिया हुआ है यह मुंगेर दिया हुआ, यह मिलान सही नहीं है। इंदिरा गांधी स्टेडियम वास्तव में पूर्णिया में अवस्थित है, इसलिए सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राजेंद्र स्टेडियम छपरा में, यह आपको सही है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता है कौन होता है ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर विधि परामर्शदाता आपको अटॉर्नी जनरल होते हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा, सचिव भी नहीं होगा, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया नहीं होगा। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं वह आपको भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता होते हैं। डी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहा आपको कफयू नेशनल पार्क किस आपको देश में स्थित है ये बताना है।
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह आपको जाम्बिया में है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय प्रशिक्षण आपको कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको दिए गए ऑप्शन में लखनऊ दिया हुआ, अहमदाबाद दिया हुआ, दोनों जगह नहीं है। आगे देखते हैं, आगे दिए फ्रेंड्स आपको नई दिल्ली दिया हुआ है, तो सी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। सी में अर्थात नई दिल्ली में इन्होंने शुरू किया है। ए यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इंडिगो एयरलाइंस ने किसके साथ 500 A320 विमान खरीदने का समझौता किया है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात एयर बस से खरीदने का इसने आपको समझौता किया है। ए सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र के 2 बार संबोधन करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए नरेंद्र मोदी जो है यहाँ है, जो आपको अमेरिकी कांग्रेस का संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन खिताब जीता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात लक्ष्य सेन ने जीता है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात पृथ्वीराज टोडीमन ने जीता है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कौन से व्यक्त की जाएगी, ये पूछा जा रहा है। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। नैनोमीटर दिया हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको पता है कि नैनोमीटर जो होता है 1 मीटर को हम लोग कितना में, तो 10⁻⁻9 में जो होते हैं वह आपको नैनोमीटर होते हैं। 1/10⁻⁻9 अर्थात 6 फीट को गुना किया जाए फ्रेंड्स आपको 6 फीट को, तो यह आपको हो जाएगा फ्रेंड्स 6 फीट को 183 6 फीट बराबर हो जाएगा 183 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा, नैनोमीटर के बराबर हो जाएगा। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप मापने के लिए किया जाता है। अत्यधिक उच्च ताप मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू क्या रीडिंग क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात रीडिंग जो है घट जाएगा। यदि व्यक्ति सांस अंदर लेता है या सांस छोड़ता है, दोनों ही कंडीशन में तराजू का जो रीडिंग होता है वह घटता है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा। किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का भार अधिक कब मालूम पड़ता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रहा हो तो व्यक्ति का भार अधिक मालूम प्रतीत होता है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। साबुन के पतले झाग में आपको चमकदार रंगों का बनना किस घटना का या किस परिघटना का परिणाम है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण के प्रभाव के कारण से हमें चमकदार रंग दिखाई देता है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है केल्विन मान से मानव शरीर का समान ताप कितना है। केल्विन मान में समान ताप कितना होगा मनुष्य का, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात 310 डिग्री जो है 310 केल्विन जो है यह मानव शरीर का समान ताप हो जाएगा। इसे आप सूत्र C/0/100 बराबर आपको K-273 बटा आपको 100 से निकाल सकते हैं। केल्विन को सेल्सियस में बदलने का यह तरीका होता है। इस तरह से आप 37 डिग्री का मान रख करके इसमें बना सकते हैं, तो 310 केल्विन आपका मान आएगा। आगे बढ़ते हैं। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग कहाँ होता है, ये बताना है। कैश के स्वरूप में, तो कम खर्च को कम करने के लिए ये आपको नहीं होगा। आगे दिए हुए फिर सबको
आगे देखिए फिर सबको, क्योंकि उपकरण 3 फेज में काम करता है, ये भी नहीं है। अर्थिंग क्यों करते हैं ये पूछा जा रहा है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सुरक्षा के दृष्टि से हम लोग अर्थ वायर लगाते हैं किसी भी आपको वायरिंग में। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, किसी एसी जनित तथा डीसी जनित में एक मूलभूत अंतर यह है कि क्या अंतर है एक एसी जनित वाला में और डीसी जनित में, अर्थात एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में मुख्य अंतर क्या है ये पूछा जा रहा है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, एसी जनरेटर में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनरेटर में द्विक पर आपको परिवर्तक होते हैं। दोनों में मुख्य अंतर यही है। एसी जो है आपको सर्पी वलय के द्वारा होता है, इसमें आउटपुट निकलता है, जबकि आपको डीसी में आपको द्विक परिवर्तित होता है ताकि दिशा जो है एक ही दिशा में रहे, और सर्पी होने से यह दिशा बदलते भी रहता है एसी वाले जनरेटर में। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात एक ही वलय को याद समझने के लिए फ्रेंड सबको, एसी जनरेटर में वलय इस आकार का रहेगा, जबकि दिक वाला में आपको इसी वलय को काट दिया जाता है, इस आकार के इस तरह से रहता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हुआ है, ब्लूटूथ तथा वाईफाई के बीच क्या अंतर है ये बताना है। ब्लूटूथ और वाईफाई में क्या अंतर है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात ब्लूटूथ जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति पर आपको प्रयुक्त करता है, जबकि आपको वाईफाई जो है 2.4 आपको गीगाहर्ट्ज जो है अथवा 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति पर प्रयुक्त कर सकता है। इस तरह से फ्रेंड्स आपको बी ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको दिया विश्व का विशालतम दूरबीन कौन सा है, क्या नाम है उस दूरबीन का, ये तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात तियानयान जो है यह आपको दूरबीन विश्व का सबसे विशालतम दूरबीन है जो चाइना के पास है। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। आणविक संरचना के बारे में, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, अर्थात प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। यह जो बातें हैं वह सही है, बाकी जो गलत दिए गए हैं वह गलत है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय विलयन का संभव पीएच मान है। कौन सा पीएच मान जो है अम्लीयता को दर्शाएगा इस दिए गए ऑप्शन में से। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको फ्रेंड्स आपको ए, अर्थात दिए गए ऑप्शन में जो 7 से पीएच मान कम होते हैं वह आपको अम्लीय होते हैं। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। 7 जो होते हैं जो वह आपको उदासीन को दर्शाता है, 8 आपको क्षारीय दर्शाएगा, 9 भी क्षारीय दर्शाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स आपको ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। पीएच मान 6 जो है अम्लीय होगा। नेक्स्ट आपको दिया मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से आपको निष्कलंक इस्पात अचुंबकीय हो जाता है ये बताना है। स्टेनलेस स्टील जो है अचुंबकीय होता है, किसके संयोग से। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात निकेल के उपयोग से, अर्थात निकेल के उपयोग से यह आपको अचुंबकीय होता है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सा गैस भरी जाती है। ट्यूबलाइट में पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, नियॉन और पारद वाष्प जो है भरे जाते हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वेरेजिया निम्नलिखित में से मिलाकर बनाया जाता है, अर्थात एक्वेरेजिया किसका बना होता है ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, अर्थात नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, शक्कर के किण्वन से बनता है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए, इथाइल अल्कोहल बनता है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ RDX आविष्कृत हुआ। RDS किसके द्वारा आविष्कृत हुआ। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको, इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, अर्थात हैनिंग के द्वारा हुआ। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर कब हुआ था फिर, 1899 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट दिया दूध उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी, यह इमल्स या पायस का उदाहरण होता है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया निम्न में से किसका उपयोग
यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है। यूरिया उर्वरक के निर्माण में किसका उपयोग करते हैं? तो कार्बन दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें उपयोग किया जाता है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है मीथेन आपको ड्राई हाइड्रेट के निक्षेपणों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? मीथेन हाइड्रेट के बारे में पूछ रहा है फ्रेंड, के निक्षेपणों के बारे में कौन सा निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है वो चयन करना है। तो इसके बारे में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट में दिया गया भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपणों में से गैस का निर्मुक्त होना आपको प्रेरित हो सकता है। ये आपको कथन आपको सत्य है। मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेपण उत्तरीय ध्रुवीय टुंड्रा में तथा समुद्र अथाह स्थल के नीचे पाए जाते हैं। ये भी कथन सत्य है। तीसरा दिव्य वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। ये भी आपको फिर सही है। दिए गए ऑप्शन फिर ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात यहाँ पर डी फिर कथन जो है सही कथन के रूप में, तो तीनों कथन सत्य है। डी यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के शाखा किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ये बताना है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात इसको आपको ऑस्टियोलॉजी में करते हैं। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। आपको दिए गए कथन का हिसाब से चयन करना भी है और कौन सही है बताना है। तो फर्स्ट में आपको दिया हुआ है केवल मादा रक्त चूसती है। ये बात आपको सही है। केवल मादा जो मच्छर होते हैं वही रक्त चूसती है। मादा पौधे का रस चूसती है, ये आपको गलत है। जबकि तीसरा दिया है मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं। ये भी आपको कथन गलत है। चौथा दिए है सबको नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। ये कथन सत्य है। तो ए और डी जो है सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। केवल ए और डी सही कथन है, बाकी जो दिए गए हैं वह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट आपको दिया निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है। जो फर्स्ट में नील हरित शैवाल जैव उर्वरक में उपयोग होता है, सही है। क्रायोसोपा जो है यह माहो नियंत्रण होता है, यह भी आपको सही है। जबकि आपको दिया फिर आपको बायो 902 जो है सरसों का आपको क्लोन है, ये भी आपको सही है। आगे दिए फिर आपको फोर्थ में दिया आपको डी में दिया एजोटोबैक्टर दिया हुआ है जो जैव कीटनाशी है, यह सही मिलान नहीं है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एजोटोबैक्टर जो होता है वास्तव में एक जीवाणु होता है जो स्वतंत्र रूप से रहकर नाइट्रोजन यौगिकी को नाइट्रोजन जो है यौगिकरण का काम करता है। इस तरह से फिर से आपको डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसके रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसे रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है? ये बताना है। बिना टेस्ट किए हुए कौन सा रक्त उसको दिया जाना सही होगा? तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर वो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी अर्थात ओ निगेटिव को दिया जा सकता है। अर्थात ओ निगेटिव जो है ओ पॉजिटिव वाला को भी दिया सकता है। इस तरह से फ्रेंड्स आपको बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे दिए हुए यहाँ पे जीवधारियों को कम से कम 27 तत्व की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होता है वह कौन सा है? ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है तत्व यह अधिक मात्रा में चाहिए, प्रभुत मात्रा में। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स ये सेट कंप्लीट होता है। आई होप मेरा प्रयास अच्छा लगा है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को दबा लीजिए और किसी सेट को समाप्ति होने के बाद में आप इसी से एक ग्रुप में आप इसे दे दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा भी हौसला बनता रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद फ्रेंड्स। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स।